बच्चों, क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर 8 है उसको शुरू कर रखा है, जहाँ पर हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की जो संरचना है उसमें कोशिका झिल्ली का अध्ययन कर लिया, कोशिका भित्ति का अध्ययन कर लिया और कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सभी कोशिकांग का अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसका जो केंद्रक है वो विकसित केंद्रक होता है, उसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो किस पे रहेगी? केंद्रक पर। किसकी बात करेंगे अपन? केंद्रक की बात करें। तो केंद्रक क्या है? केंद्रक एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाई जाने वाली विकसित संरचना होती है। जो केंद्रक है वो यूकैरियोटिक कोशिका के बिल्कुल मध्य में पाया जाता है, यानी कोशिका में पाई जाने वाली विकसित संरचना है। जो केंद्रक है उससे कोशिका का नियंत्रक कहा जाता है, नियंत्रक कहा जाता है। तो कोशिका का नियंत्रक किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। ठीक, कैसी है? दोहरी। तो एक झिल्ली बना दी, एक झिल्ली और बना दूं, ये लो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी आर्किड कोशिका के अंदर, यानी कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र को देखने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट ब्राउन को जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। अब ये जो दोहरी झिल्ली, इसके बाहर क्या है आपको पता है? कोशिका द्रव्य है जिसमें बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं जिनका अध्ययन हम लोगों ने किया है। तो केंद्रक के बाहर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के बाहर पाई जाने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? केंद्रक झिल्ली कहलाती है। एक बार ये जो केंद्रक झिल्ली है ये दोहरी झिल्ली है, इसमें ये तो है बाह्य झिल्ली और ये होती है आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। जो बाह्य झिल्ली है उस झिल्ली पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, जहाँ से अंतःद्रवी जालिका जुड़ी रहती है। तो अंतःद्रवी जालिका कहाँ से जुड़ी होती है? केंद्रक की बाह्य झिल्ली से जुड़ी हुई रहती है। दो बात हो गई। अब देखो, दो झिल्लियां हैं, उसके मध्य जो अवकाश पाया जा रहा है उसे परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं, परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं। दो झिल्लियों जहाँ मिलेगी वहाँ पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, झिल्लियों के बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। ये जो केंद्रक छिद्र होते हैं इनके चारों तरफ, इसके चारों तरफ न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन की बनी हुई संरचना पाई जाती है। छिद्र के चारों तरफ न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन की बनी हुई संरचना पाई जाती है। इस संरचना को एन्यूल्स कहते हैं, इस संरचना को एन्यूल्स कहते हैं। अर्थात ये तो हो गए छिद्र, ये तो हो गए छिद्र और छिद्र के चारों तरफ न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के बने हुए गेट पाए जाते या द्वार पाए जाते हैं। इन द्वार को क्या कहते हैं? एन्युअल्स कहते हैं। एन्युअल्स और छिद्र मिलकर के केंद्रक छिद्र बनाते हैं।
केंद्रक छिद्र बनाते हैं। यह केंद्रक छिद्र पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करता है कि केंद्रक के कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य के अंदर जाने वाले पदार्थ या उससे आने वाले पदार्थों को नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक छिद्र करता है। बात समझ में आ गई? केंद्रक झिल्ली की पूरी कहानी। दोहरी झिल्ली है, इसमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं, क्योंकि झिल्ली से होकर के तो पदार्थ जा नहीं सकते, अपारगम्य होती है ये झिल्ली, इसीलिए इन छिद्र से होकर के पदार्थों का आवागमन होता है। फिर अपन ये कहेंगे कि ये जो अंदर की तरफ एक द्रव्य भरा हुआ रहता है, इस द्रव्य को देखो, पहला अपन ने किसका अध्ययन कर लिया? केंद्रक झिल्ली का अध्ययन कर लिया। दूसरा अध्ययन अपन ने किसका किया है? केंद्रक छिद्र का अध्ययन किया है 2। तीसरा अपन किसका अध्ययन करेंगे? केंद्र के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ आधात्री, केंद्रीय आधात्री या केंद्रक द्रव्य का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? केंद्रक द्रव्य। एक बार इतना देख लो फटाफट बोर्ड पे, मैं आपको आगे की फिर बात कर जाती हूँ। जल्दी जल्दी देख लो। देख लिया? यहाँ पर बीच में एक जैसे कोशिका द्रव्य होता ना, केंद्रक के बाहर जैसे कोशिका द्रव्य पाया जाता है, वैसे ही इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। तो यहाँ क्या लिख दूँ? केंद्रक द्रव्य लिख दूँ। केंद्रक द्रव्य क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल का बना हुआ एक तरल पदार्थ होता है। यह जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर आरएनए पाया जाता है, इस केंद्रक में डीएनए पाए जाते हैं, आरएनए पाया जाता है, इसके अंदर डीएनए पाए जाते हैं, है ना। केंद्रक के अंदर एक और झिल्ली रही तो केंद्रक द्रव्य पूरा हो गया। चौथी बात है केंद्रिका। केंद्रक के अंदर परिधि की तरफ झिल्ली रहित एक और संरचना पाई जाती है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। अनिश्चित आकार की झिल्ली रहित संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका की खोज करने का श्रेय जाता है फॉन्टेना को। तो ये पर्सन कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि केंद्रिका की खोज किसने की थी? फॉन्टेना ने केंद्रिका की खोज की थी। जो केंद्रिका है उसका एक सिरा गुणसूत्र से जुड़ा रहता है। केंद्रिका का एक सिरा, जैसे मान लो यहाँ मैं ऐसे क्रोमेटिन बनाऊंगी, ये जाल बनाऊंगी, तो केंद्रिका का एक सिरा किससे जुड़ा रहता है? गुणसूत्र से जुड़ा रहता है। तो आप ध्यान में रखो, केंद्रिका का एक सिरा किससे जुड़ा है? इस गुणसूत्र जो आगे पहले, अब इन्हें क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। आगे जाकर के इनको गुणसूत्र कहें। तो गुणसूत्र या क्रोमेटिन से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। NOR, इस जगह को क्या कहते हैं? NOR, न्यूक्लियर केंद्रिक, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, R का मतलब क्षेत्र, जहाँ से किसका निर्माण होता है? केंद्रिक का निर्माण होता है। तो केंद्रिका का एक सिरा क्रोमेटिन से जुड़ा है, जिसको केंद्रिका संगठन क्षेत्र कहते हैं। NOR क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जो केंद्रिका है वहाँ उससे किसका निर्माण हो रहा है? वहाँ पे राइबोसोम का निर्माण हो रहा है ना। ये बात हमने राइबोसोम के अध्ययन में पढ़ी कि राइबोसोम कहाँ बनते हैं? केंद्रिका में बनते हैं। और केंद्रिका कहाँ होती है? केंद्र के अंदर पाई जाने वाली संरचना। तो ये हमारा हो गया केंद्रिका। केंद्रिका की खोज किसने की है? फॉन्टेना ने की है। केंद्रिका में किसका निर्माण होता है? राइबोसोम का निर्माण होता है।
केंद्रिका का एक सिरा किससे जुड़ा है? क्रोमेटिन से जुड़ा है, जिसे क्या कहते हैं? NOR क्षेत्र कहा जाता है। फिर उसके बाद में अपन ये कहेंगे कि केंद्रक द्रव्य के अंदर आनुवांशिक पदार्थ का एक जाल पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ का जो ये जाल पाया जाता है, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमेटिन किसका रूप ले लेते हैं? गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। तभी हम कहते हैं कि हमारे अंदर कितने गुणसूत्र है। तो हमारी कोशिका में कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। तो सुनो, बस इतनी सी ही बात बतानी है। अब ये क्रोमेटिन आगे के प्रकार और क्रोमेटिन की संरचना और क्रोमेटिन से गुणसूत्र की संरचना है, इसका अध्ययन अपन अगली वाली क्लास में करेंगे। यहाँ जो अध्ययन किया है उसको एक बार पूरा पढ़ लो। हमारी एक क्लास और हो जाएगी जो गुणसूत्र से संबंधित होगी। फटाफट पढ़ लो एक बार, जल्दी से पढ़ लो, जल्दी जल्दी पढ़ो एक बार, फिर मैं आगे और आपको बता दूँ। जल्दी पढ़ लो फटाफट। क्रोमेटिन जो आगे जाकर के क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र। हकीकत में गुणसूत्र है क्या? DNA प्लस प्रोटीन, DNA प्लस प्रोटीन, यही गुणसूत्र है। क्रोमेटिन किसे कहते हैं? कोई पूछ ले गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? DNA प्लस प्रोटीन। DNA हमारा क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। DNA हमारा क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है, जो कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। प्रोटीन आप सबको पता है। DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। जैसे गुणसूत्र की संरचना इस प्रकार होती है। ये गुणसूत्र है, अभी जो बना रखा है उसी का ये रूप है, उसी का ये रूप है। ये ऐसे गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र के अंदर ये क्या पाए जाते हैं? DNA पाए जाते हैं। ऐसे ये हमारा DNA इस प्रकार का होता है। जो हमारा DNA है वो इस प्रकार का होता है। तो DNA गुणसूत्र क्या है? अंदर इसके क्या है? DNA। कुछ प्रोटीन पाए जाएंगे तो उसको गुणसूत्र कहते हैं। कोई पूछ ले गुणसूत्र क्या है तो आप बता दोगे। DNA हमारा क्या है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो आज किसका अध्ययन किया हम लोगों ने? केंद्रक का अध्ययन किया है। और आगे वाली क्लास के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? जो क्रोमेटिन है उसके साथ साथ पहले क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन कभी पता चल गया आपको कि केंद्रक द्रव्य के अंदर है ना, केंद्रक द्रव्य के अंदर गुणसूत्र एक जाल के रूप में पाए जाते हैं। जब एक कोशिका है वो विश्राम अवस्था में है, उस समय कोशिका के जो गुणसूत्र होते हैं वो एक जाल के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो जाल पाया जाता है इसे क्रोमेटिन कहते हैं। आगे इसमें गुणसूत्र की पूरी बात अगली वाली क्लास में करेंगे। एक क्लास और बची है, उसके बाद में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 8। तो जिन बच्चों ने कोई भी वीडियो नहीं देखा है, कोई वीडियो छोड़ दिया है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो देख लें। कुछ समय में अब स्कूलें खुलने वाली हैं। स्कूलें खुलने के बाद में जो इससे आगे की चीज़ें मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को, जो पढ़ा दिया है वो नहीं पढ़ाऊंगी, ये ध्यान में रखना आप लोग। तो जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना, तो पीछे के सभी वीडियो देख करके टॉपिक को क्लियर कर ले। तो ओके बच्चों, हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ऑल द बेस्ट सभी को।